नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सवाल जवाब का ये 14वां सीरीज है और आज हम लोग आपके सवालों से फिर एक बार कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करें तो आखिर में वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपना पेज फॉलो कर लीजिए सौदागर का और लाइक भी कर लें पेज को। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं संदेश मांगले जी का। इन्होंने सवाल किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डीड एंड एग्रीमेंट फॉर सेल? ऑल्सो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सेल डीड एंड एग्रीमेंट एंड व्हेन दे आर कैरीड आउट। देखिए संदेश जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। एक एक करके समझें। अगर आप बात करें एग्रीमेंट टू सेल की तो ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में मिलने वाली है और जो जो कमिटमेंट उसमें दिए जा रहे हैं उन सबको डॉक्यूमेंटेड करना है तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। सेल डीड वो है कि प्रोडक्ट आपका रेडी है और वो जस का तस सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर रहा है, वहाँ पे सेल डीड होता है। क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो रेडी नहीं होता है, उसके पोजीशन में 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं। तो ये जो अवधि है इस दौरान कंस्ट्रक्शन का पेस क्या रहेगा, उस कंस्ट्रक्शन के पेस के हिसाब से कितना आपसे डिमांड किया जाएगा, उसमें देरी होने पे क्या आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बिल्डर देरी करेगा तो वो कितना आपके दिए हुए पैसे पे इंटरेस्ट पे करेगा। ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं ये एक तरीके से एग्रीमेंट टू सेल का पार्ट है। सेल डीड में जो जो चीज़ें हैं उसे दिखा दिया जाता है, वही डॉक्यूमेंटेड हो जाता है और आपने इतना पैसा इनको ट्रांसफ़र कर दिया। ये सब चीज़ें यानी कि एक हाथ से पैसा लिया, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट दे दिया। जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तुरंत आपको पोजीशन मिल गया तो इस दौरान जो है आपका सेल डीड किया जाता है। जब आप बिल्डर से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो रेडी नहीं है तो वहाँ उस केस में एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट होता है और इसके बाद जब आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाती है तो उस समय या तो सेल डीड कर लिया जाता है, यानी कि जितनी चीज़ें एग्रीड थी उतनी चीज़ें एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं। जितना पैसा आपको देना था आप पैसा दे चुके हैं, आपको जो प्रोडक्ट मिलना था वो प्रोडक्ट मिल चुका है। तब सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या फिर आपको पोजीशन लेटर उस टाइम पे दे दिया जाता है जब भी बिल्डर को कन्वेंस सर्टिफिकेट यानी कन्वेंस नहीं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी जो है मिल जाता है। आगे चलते हैं। सूरज गौर जी ने सवाल पूछा है, हाय व्हाट इज़ द एफएसआई अवेलेबल इन निगड़ी प्राधिकरण इन टूडेज डेट? देखें, अगर आपको एफएसआई समझना है तो इसको शॉर्ट में मैं बता दूं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। आप में से जो लोग भी एफएसआई को नहीं जानते हैं तो एफएसआई है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि जो आपका स्पेस है प्लॉट का उस पे कितना रेशियो, कितना हिस्सा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का पूरा प्लॉट एरिया है और उस पे 2 का एफएसआई मिल रहा है, यानी कि 1000 पे 2000 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा 1000 पे 2000 कैसे करेंगे, पूरा टच टू टच बनाएंगे क्या प्लॉट को या नहीं? तो बिल्कुल आपको मार्जिन छोड़ना है। यदि आपका एक फ्लोर पे 500 स्क्वायर फीट कंज्यूम हो रहा है एफएसआई तो आप 4 फ्लोर यानी कि ग्राउंड प्लस 3 जो है आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इसे एफएसआई कहते हैं। एफएसआई के काफ़ी रूल हैं। अगर आज की डेट में आप देखिए जो भी कंजेस्टेड एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे एफएसआई का अलग फार्मूला काम करता है। जो नॉन कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे एफएसआई का अलग फार्मूला है। तो अगर एक मोटे तौर पे समझे, नॉन कंजेस्टेड एरिया में 1.1 का एफएसआई है, यानी कि 1000 पे 1100 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करिए कंजेस्टेड एरिया की तो ऐसे प्लॉट, ऐसा लैंड पार्सल जहाँ पे 9 मीटर का रोड है, यानी कि जो प्लॉट पे एक्सेस रोड है वो 9 मीटर का है तो आपको 1.5 की एफएसआई मिलती है। लेकिन अगर वो रोड आपका 30 मीटर या उससे ज़्यादा है तो आपको 3 एफएसआई तक का आपको अथॉरिटीज़ जो है प्रोवाइड करती हैं, यानी कि 1000 पे 3000 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, कहीं पे बीआरटी बन रहा है, कहीं पे आपका मेट्रो आ रहा है तो उससे लगे हुए प्लॉट की एफएसआई 4 की एफएसआई प्रोवाइड की जाती है। और जो नए रूल डीसी रूल हैं उसके हिसाब से यदि कोई पुलिस के लिए, सिविक बॉडीज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
उनके लिए कोई क्वार्टर बनाया जा रहा है तो उसके लिए भी 4 FSI प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि अगर आज के समय पे आप देखें तो पुलिस और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए आवास जो है कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। तो इस चीज़ को कम जगह में ज़्यादा लोगों को क्वार्टर प्रोवाइड किया जा सके, उनको एकोमोडेट किया जा सके, इस वजह से भी इसका FSI जो है रिवाइज़ किया गया है। तो FSI को आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं। आपका प्लॉट किस जोन किस रीजन में आ रहा है, इसके लिए आपको लॉयर या फिर आर्किटेक्ट से संपर्क कर लेना चाहिए। यानी कि अगर वो नॉन कंजेस्टेड एरिया में है तो 1.1, यदि वो कंजेस्टेड एरिया में है तो 1.5, इन केस अगर वहाँ का एक्सेस रोड 9 मीटर है। अगर एक्सेस रोड आपका 30 मीटर है उससे ज़्यादा है तो 3 के FSI, और BRT या फिर कोई आपका हाईवे जा रहा है या फिर कोई आपका मेट्रो का काम चालू है उससे लगे हुए जो प्लॉट हैं उनको 4 की FSI प्रोवाइड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं अमोल पवार जी का। अमोल पवार जी ने कहा है यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने 2 सवाल किया है। पहला सवाल है व्हेन एग्रीमेंट कॉस्ट इज लेस देन रेडी रेकनर रेट ऑफ एरिया, डू बायर हैव टू पे द GST ऑन रेडी रेकनर रेट और ऑन एग्रीमेंट कॉस्ट। देखें, 2 चीज़ है। अगर ये सवाल में आपने जो पहला सवाल किया इसमें 2 चीज़ें ये हैं कि आप ये कह रहे हैं अगर रेडी रेकनर रेट पे के नीचे आपने परचेज किया है तो GST क्या रेडी रेकनर रेट पे करना होगा या फिर जितने पे आपने परचेज किया है उस पे। देखिए, GST का रेडी रेकनर से कोई लेना देना नहीं है। रेडी रेकनर का लेना देना है स्टैम्प ड्यूटी से। तो अगर आपने मान लीजिए कहीं का रेडी रेकनर रेट था 50 लाख रुपए और आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई है 40 लाख की, तो ये वहाँ पे आपको रेडी रेकनर के हिसाब से 50 लाख का स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा, पर जो आपका GST जाएगा वो 40 लाख के हिसाब से जाएगा। उसका कारण ये है कि GST हमेशा प्रो रेटा बेसिस पे होता है। GST आपसे एडवांस नहीं लिया जा सकता है। जो भी डिमांड आपसे किया जा रहा है उस डिमांड पे ही आपको GST पे करना है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपका प्लिंथ का वर्क हो गया है, अब फर्स्ट फ्लोर का काम होना है, प्लिंथ तक का आपका डिमांड क्लियर हो चुका है, आपने बिल्डर ने डिमांड किया और आपने पैसा पे कर दिया है। अब जब पहला स्लैब का काम हुआ और उस पर यह डिसाइडेड था कि फर्स्ट स्लैब के काम पे आपको 10% पे करना है। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 10% 5 लाख रुपए हुआ। तो अब जो ये डिमांड किया जा रहा है फर्स्ट फ्लोर के लिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का काम या तो हो चुका है या तो फिर उसका कमेंसमेंट आया है, तो अब पहला जो डिसबर्समेंट 5 लाख रुपए का जा रहा है उस पे जो GST 5% या 1% लग रही है वो आपको उसके साथ पे करना है। यानी कि जितनी बार डिमांड आपसे किया जा रहा है उतनी बार GST पे करना है। तो जब जितनी बार डिमांड होगा उतनी बार आपको स्टैम्प ड्यूटी पे आपको GST पे करना है। तो इस पे सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप रेडी रेकनर पे GST पे करेंगे। दूसरा आपका सवाल है, इज इट लीगल टू सेल द प्रॉपर्टी एट बिलो रेडी रेकनर रेट? इन माई केस आई हैव डन द एग्रीमेंट एट बिलो रेडी रेकनर रेट, हैव पेड द स्टैम्प ड्यूटी एट रेडी रेकनर रेट, so will I and builder receive any notice penalty from government for purchasing flat at below ready reckoner rate? देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें, अगर आपका डेविएशन बहुत ज़्यादा है रेडी रेकनर और सेल प्राइस का जो आपका रेट है जिसमें बिल्डर आपको बेच रहा है, तो उसका अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो इसमें आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ 100 एग्रीमेंट 1-2 लाख 4 लाख रुपए के गैप में हो रहे हैं तो ये एग्रीमेंट में इतना ज़्यादा डेविएशन क्यों आया? अगर डेविएशन है तो इसका साफ मतलब यही होता है कि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आखिर आप रेडी रेकनर के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी देके उस प्रॉपर्टी को 30 में क्यों बेच रहे हैं? तो आपको वो प्रूव करना होगा। आप उसके लिए प्रिपेयर रहें कि हाँ, आपने जो किया है उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये कारण थे और इसकी वजह से हमें ये चीज़ करना पड़ा। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको नोटिसेस आएँ। अगर वो उनके कॉग्निजेंस में आता है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो ही नोटिसेस आते हैं। 5-10 लाख रुपए के गैप में नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर गैप बड़ा है तो ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है
कि ऐसा क्यों हुआ है, बिल्डर से भी और आपसे भी। तो अगर आपका गैप ज़्यादा है तो पहले ही आपको ये चीज़ एक बार समझ लेनी होगी। एग्रीमेंट आपने अगर कर लिया है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ भी कोई नोटिस ना आए, अगर आए तो उसका सही जवाब के साथ आप रेडी रहिए। शुभेंदु दास जी ने पूछा है, हाय, कुड यू प्लीज़ सजेस्ट एमंग कन्वेंशनल टनल फॉर्म माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विच इज़ गुड फॉर एंड यूजर्स एंड हाउ टू चेक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ ए बिल्डर, थैंक्स। देखिए शुभेंदु जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हमने कई वीडियो में ये चीज़ कवर की हुई है कि आखिर कन्वेंशनल, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन, माइवन, ये सब हैं क्या, प्रीकास्ट क्या है। वैसे टनल फॉर्म, एलू फॉर्म, माइवन, ये एक ही मैकेनिज्म के अलग अलग सिनोनिम्स हैं। तो अब इसमें फ़ायदे नुकसान की बात आप करिए तो नो डाउट ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपका टनल फॉर्म, एलू फॉर्म, माइवन, यानी कि तीनों को एक कह लीजिए टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन, क्योंकि तीनों सिनोनिम है जैसा मैंने आपको बताया। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में अच्छा है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है और स्पेस यूटिलाइजेशन भी आपका इम्प्रूव हो जाता है। कारण ये है कि आज की डेट में आउटर वॉल छोड़ के सारे इंटरनल वॉल अगर आपके कारपेट एरिया में इंक्लूड हो रहे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे मैकेनिज्म से बन रहा है, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है, तो उसमें जो ब्रिक वर्क है प्लस जो उस पर पीओपी, जिप्सम या फिर जो पेंट का लेयर आ रहा है, उसकी वजह से उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो आपका यूजेबल स्पेस कम हो रहा है। साथ ही साथ आपके फ्लैट पे बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे कॉलम्स हैं, ऊपर जहाँ पे बिम है, वहाँ पे आपका वॉल स्मूथ नहीं होता है, अनइवन वॉल्स होती हैं। इसकी वजह से भी आपका कारपेट वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो अगर आप मान लीजिए कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में 800 स्क्वायर फीट का कारपेट ले रहे हैं, तो वही सेम जो आपका उसमें स्पेस यूज होगा वो मान लीजिए 5 से 6% कम होगा, क्योंकि वॉल एरिया इंक्लूडेड है। लेकिन अगर यही चीज़ आप टनल फॉर्म में करेंगे, सॉरी, अगर आपका कन्वेंशनल है तो 5-6% कम ना होकर लगभग 8 से 10% आपका एरिया कम होगा, क्योंकि आपका 8 से 10% वॉल एरिया में चला जा रहा है। वहीं अगर आप टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन यानी कि एलो फॉर्म टेक्नोलॉजी का फ्लैट कोई ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उसमें वॉल की थिकनेस कम है और उसमें प्लास्टर वगैरह ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो स्मूथ वॉल है, आरसीसी वॉल है। तो वहाँ पे आपका जो इंटरनल बाइफर्केशन वॉल में जा रहा है एरिया, वो कम जा रहा है, यानी कि 5-6% ही, 4 से 6% के बीच में ही वो वॉल में कंज्यूम हो रहा है। तो आपका यूजेबल स्पेस भी बढ़ गया, प्लस फ्लैट का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें बिम, कॉलम ये सब नहीं है, सारे वॉल लोड बियरिंग वॉल हैं। तो पूरा लोड डिवाइड कर दिया जा रहा है। लोड को एक कॉलम पे ना देके, बिम पे ना देके जब डिवाइड किया जा रहा है, तो कॉलम की थिकनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पे हम एक बार डिटेल में वीडियो लाएंगे कि आखिर फ्लैट के वॉल्यूम का क्या है कैलकुलेशन, उससे भी आप रूबरू हो पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जिस तरीके से आप कारपेट को समझते हैं उस तरह वॉल्यूम को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आप अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करिए। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उनको रियल एस्टेट में निवेश से पहले या फिर फील्ड में उतरने से पहले बहुत सी ऐसी जानकारियां घर बैठे ही मिल जाएंगी जो शायद आपको या आपके जानने वालों तक नहीं होंगी, और इससे आपका काम भी आसान होगा, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी कम समय में हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ यशोधन जी ने पूछा है, नाइस वीडियो सर, हाउ टू जज बेस्ट प्राइस ऑफ ए फ्लैट और एनी अदर प्रॉपर्टी, प्लीज शेयर योर थॉट्स, हाउ टू नेगोशिएट प्राइस विद बिल्डर्स। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं यशोधन जी, जो आप सवाल कर रहे हैं कि बेस्ट प्राइस कैसे चूज़ करें या कैसे समझें कि ये बेस्ट प्राइस है। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप सौदा घर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा, जिन चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस पे हम बता सकते हैं किस बिल्डर के यहाँ किस रेट पे एग्रीमेंट हो रहा है, किस तरीके से आपको वहाँ पे नेगोशिएट करना है। ये एक आसान तरीका है, पर आप अपना स्टडी खुद कर रहे हैं तो ये चीज़ पहले आप देखें कि उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में किस किस रेट में बिक रहा है, प्लस कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म क्या है, पर फ्लोर नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, वो फ्लैट की ओपनिंग कैसी है, यानी कि कितने साइड से ओपन है, लाइट वेंटिलेशन का क्या स्कोप है वहाँ पे, नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और कितने वेरिएंट हैं, 1, 2, 3 BHK सबका खिचड़ी है
या फिर प्रीमियम सेगमेंट ही दिया गया है, या छोटे से बड़े फ्लैट के बीच का डेविएशन 200 से 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फ्लैट का क्या रेट होना चाहिए। उस जैसे प्रोजेक्ट में क्या रेट चल रहे हैं उसको समझना है। कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म यानी कि टनल फॉर्म है या फिर कन्वेंशनल है, अगर टनल फॉर्म है तो उसके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी शुरू में ही बताया सवाल के जवाब में कि उसमें यूजेबल स्पेस भी बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। थोड़े कॉन्स ये भी रहते हैं टनल फॉर्म या माइवन मैकेनिज्म का, कह लीजिए कि आप कोई भी वॉल रिमूव नहीं कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर जैसा मिल रहा है आपको जस का तस रखना ही पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप पहले सर्वे कर लें और उसके बाद आप उसको फिक्स करें कि बाकी बिल्डर किस किस रेट पे उसी तरह के प्रोडक्ट को, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्क्वायर फीट को एक पैरामीटर ले लिया और बाकी प्रोजेक्ट्स पे जाके सिर्फ आप स्क्वायर फीट को मैच करा रहे हैं कि इतना स्क्वायर फीट इतने में मिल रहा है, यहाँ पे इतना स्क्वायर फीट इतने में मिल रहा है। पहले जो मैंने पैरामीटर बताया, कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, किस मैकेनिज्म से बनाया जा रहा है, उसमें लाइट वेंटिलेशन के क्या स्कोप हैं, नंबर ऑफ लिफ्ट्स क्या हैं, क्या स्पेसिफिकेशन बताए जा रहे हैं, यानी कि किस कंपनी के सेंट्री फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा। जहाँ तक रही बात नेगोशिएशन की, कभी भी आप प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया अपने बजट को रिवील मत करें किसी भी बिल्डर के यहाँ जाके। पहले चीज़ों को समझिए, आप ऐसे मोड में रहिए कि यू आर रेडी विद द प्राइस। पहले आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिए। जब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको लगता है ये प्रोडक्ट आपके हिसाब का है, तब आप प्राइस की बात करिए, ना कि आप बिना ये समझे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है, ये मेरे क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे बिना समझे अगर आप अपने प्राइस को रिवील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पत्ता पहले ही खोल दे रहे हैं। तो इससे बचिए, पहले प्रोडक्ट को समझिए। अगर वो आपके लायक है, आपके पैरामीटर पे फिट बैठ रहा है, तो ही आगे आप प्राइस की बात करिए। अन्यथा वहाँ पे प्राइस की बात करके आपके अपने पत्ते को डिस्क्लोज करके टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इससे जो सामने वाला बेचने वाला उसको पता भी चल जाता है कि आप प्राइस कॉन्शियस हैं या फिर किस तरीके के आप नेगोशिएशन स्किल को रखते हैं। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार नटराजन जी ने पूछा है, रावेत एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? शिव कुमार नटराजन जी, देखें, रावेत एरिया नो डाउट एक अच्छा लोकेशन है, जहां से अगर आप बात करिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं या फिर आप आईटी पार्क की बात करिए, लगभग ये सेंट्रल लोकेशन पे है। जो लोग बॉम्बे वगैरह में रहते हैं उनके लिए भी ये एक ठीक ठाक लोकेशन है। एक तरीके से अगर देखें, अब धीरे धीरे ये क्राउडेड हो रहा है रावेत। एक समय था 5-6 साल पहले जब यहाँ पे कंजेशन इतना ज़्यादा नहीं था। अब गुंठेवारी में भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इस वजह से भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और लोगों का पॉपुलेशन धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हों तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। रावेत आपका पीसीएमसी में है, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। पावना नदी एक तरफ से बह रही है आपकी। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो लोकेशन अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ पे काम करते हैं, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या आप कुछ समय रह के फिर आप एग्जिट होने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपके वर्क लोकेशन के आसपास है और एंड यूज पर्पज़ से आप देख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कभी भी आप सौदा घर से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो जहाँ जहाँ भी समस्या आ रही, कोशिश हमारी रहेगी कि आपके समस्याओं को कम किया जाए। परचेज को शुरू करने से लेके परचेज होने के बाद पोजीशन तक की जितनी उहापोह है, सौदागर हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपके उहापोह को, आपके उलझनों को शांत किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। परिणीता मल्होत्रा जी पूछ रही हैं, आर जोन में रेजिडेंस बनाना अलाउ है? देखिए, अगर कोई भी लोकेशन आर जोन है तो बिल्कुल वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन आर जोन का मतलब ये नहीं है कि आपने आर्किटेक्ट को बुलाया, एक मैप तैयार किया और इमीडिएट आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। आर जोन का मतलब ये है, इस लैंड का टाइटल आर जोन है, यानी कि रेजिडेंशियल जोन है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का एफएसआई कितना होगा, किस तरीके की हाइट की वहाँ पे आपकी सैंक्शनिंग है, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब पहले आपको आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करके रेस्पेक्टिव बॉडी को सबमिट करना होगा।
यदि कॉरपोरेशन लिमिट में है तो कॉरपोरेशन में, ग्राम पंचायत में है ग्राम पंचायत के ऑफिस में आपको वो आपका प्लान सैंक्शन कराना होगा कि मैं इस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और वो सैंक्शनिंग लेके ही फिर आपको उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जो भी मार्जिन आपको छोड़ना वो मार्जिन छोड़िए, एफएसआई का जो कैलकुलेशन वगैरह है वो आर्किटेक्ट आपको गाइड कर ही देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन पे लोन भी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि आरजून का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट आप कंस्ट्रक्शन करें, उस पर भी किस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, कैसे करना है, ये चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, ये वीडियो देखते हुए भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग ये देख पाएंगे कि आपके सवालों के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, चाहे उस पर फुल वीडियो ही बनाने की ज़रूरत क्यों ना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि उन्होंने सवाल किया है पर उस पर वीडियो नहीं आ रहे हैं। थोड़ी आप हम पे एक विश्वास रखें, आने वाले समय पे आपके क्वेश्चन पे भी आपके वीडियोस, आपके सवाल आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अपना प्रोत्साहन लगातार बनाए रखिए आप लोग, और आप हमें ये भी बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने लगातार शॉर्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है कि थोड़े में भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। वो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। अब आने वाले समय में आपको हर दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ, यानी कि शॉर्ट वीडियो के साथ साथ, आपको बड़े वीडियोस यानी कि आप द्वारा पूछे हुए सवाल, आपके द्वारा पूछे हुए प्रोजेक्ट का रिव्यू, सैंपल फ्लैट, रोड कनेक्टिविटी, लोकेशन का ओवरव्यू, इसके भी वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। अपना प्रोत्साहन बनाए रखें और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।